नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। आज का ये जो कार्यक्रम है ये कुछ खास रहने वाला है। कई मायनों में इसकी अहमियत है। अहमियत सबसे पहली, क्योंकि देश के अंदर में और अगर हम कहें पुरातन काल से 3 वस्तुएं जो हैं वो आम जन के लिए महत्वपूर्ण हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। जब बात रोटी की आती है तो मकान और कपड़ा शायद बहुत पीछे छूट जाते हैं। रोटी के लिए बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई और आज भारत की पैदा होने वाली वो रोटी जिससे वो पैदा हो रही है, यानी कि मैं इस धरती माता की बात कर रहा हूँ, मिट्टी की बात कर रहा हूँ, वो खतरे में आ चुकी है। वो खतरे में कई महीनों से आ चुकी है। पिछले कई सालों से उसका जो दोहन हो रहा है, जो शोषण हो रहा है पेस्टिसाइड्स के द्वारा, वो एक आज चिंता का विषय बन गया है। उसी चिंता के विषय के ऊपर पे आज ये खास प्रोग्राम रखा गया है जिसका नाम है जागरूकता अभियान, मेरे देश की मिट्टी। शुद्ध उगाओ, शुद्ध खिलाओ, चलो कृषि धर्म निभाएं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर विनय भारद्वाज साहब। आप डायरेक्टर हैं ICAR NRCSS अजमेर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि ये चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है डॉक्टर साहब, पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं कि हरित क्रांति के नाम के ऊपर पे देश के अंदर में जो पेस्टिसाइड का एक दौर जो चला है वो एक काफ़ी चिंता का विषय हो गया है। उसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या क्या पैदा हुई है कि हमारे जो धरती पुत्र हैं, जो हमारे किसान हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका जो उगाया हुआ अन्न है, जो मसाला है, जो कृषि उत्पाद है, वो विदेशी धरती पर अब पिटने लगा है। चूँकि उनका वो उत्पाद विदेशी धरती के ऊपर पे उनके नॉर्म्स को, उनके स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर रहा और बनस्पत विदेशी धरती का ये कहना है, ये आरोप है कि भारत के अंदर उगाया जाने वाला जो अन्न है, जो मसाला है, वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपका कि आपने इस तरह का मंच बनाया और आमंत्रित किया, इतने सारे किसानों को आमंत्रित किया और इस तरह का वो शुरू किया कि मेरे गांव की मिट्टी के बारे में लोग समझें। ये बहुत आवश्यक है ये समझना सबसे पहले कि ये शुरुआत कैसे हुई जी। हम देखते हैं कि जब ये भारत आज़ाद हुआ और जब हम 1950 और 60 के दशक से आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं हम एक बैगिंग बॉल की तरह बने। 1960 के दशक में जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी और उसके बाद का वो समय आया तो हम कहीं ना कहीं ये कहा जाने लगा कि हम एक मांगने वाले कटोरे की तरह विदेशों में गए और अपने लिए मांग हमने की कि हमें कहीं ना कहीं 2 वक्त का खाना ज़रूरी था। आपको याद होगा 19 मई उन्होंने ये आह्वान भी किया कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों को शायद 1 मई का व्रत भी करना पड़ेगा। आज कहीं ना कहीं हरित क्रांति हुई, बहुत सारी और क्रांतियाँ आई, तो कहीं ना कहीं दुग्ध क्रांति आई, मछली की क्रांति आई, अंडे की क्रांति आई। अब आज हम कहीं ना कहीं अगर कहीं कुछ चीज़ों में कमी है तो शायद तिलहन है या आयल है, लेकिन बाकी सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं हम एक लेवल से ऊपर आ गए, आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हम आत्मनिर्भर ही नहीं, आज हम अगर मसालों की बात करें तो लगभग 40 से 50% एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी दुनिया का लगभग 75% हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं जी। ऐसे में ये अब सही समय है कि हम इस बात को समझें कि हमारी धरती किस तरह की पुकार कर रही है। ये समझना आवश्यक है। जो आपने प्रश्न उठाया बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आज लगभग एक जीवंत चीज़ ही जीवत किसी चीज़ को वैल्यू दे सकती है, जन्म दे सकती है, और अगर आपकी धरती ही मरू हो गई और अगर वही डेड हो गई तो वो आगे किस तरह से चीज़ों को जीवन दे पाएगी। आज लगभग पिछले 2 दशकों में अगर हम देखते हैं तो हमने लगभग हर 2 दशक में हम 20 सालों में लगभग 15 से 20% जीवाणुओं को, जिसे मेटाबायोम कहते हैं, जो हमारे जीवाणु कन्वर्शंस करते हैं, हमारे NPK की अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट को दिलवाते हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। मेरा ये मानना है और ये डाटा बहुत साफ़ सुथरे तौर पे कहता है कि अगर अगले 4 या 5 दशक तक
इसी दर से हमारी डिप्लीशन माइक्रोब्स की हुई तो 100 वर्षों के बाद कहीं ना कहीं हमारी धरती पूरी तरह बंजर होने की कगार पे हो सकती है। बहुत आवश्यक है कि हम आम आदमी, आम किसान इस बात को समझें कि मेरी मिट्टी की क्या अहमियत है। उसके लिए उनके माइक्रोब्स को लेके, उनके न्यूट्रिएंट को लेके काम करें और हम सब एक सिनर्जी की तरह काम करें। उसमें मीडिया काम करे, किसान काम करें और हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो जितनी लोग हमसे एक्वायर वो कर रहे हैं, वो उस तरह की टेक्नोलॉजी को आगे ले जाएं। हमारे ही संस्थान ने ना केवल बहुत सारी ऐसी तकनीकियाँ दी हैं कि आप पेस्टिसाइड की फ्री की कल्टीवेशन कैसे करें। अगर आपको पेस्टिसाइड के बिना कल्टीवेशन करनी है, अपनी सॉइल की हेल्थ को बेटर करना है, ऑर्गेनिक कार्बन्स को बढ़ाना है, और तो उसके लिए कुछ एक तरीके हैं। और मेरा ये मानना है कि हमारे संस्थान के कभी भी कोई भी किसान, हम बहुत सारे सदाचार, बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारी ट्रेनिंग्स उस पर करते रहते हैं, लोगों को समझें कि वो हमारे इधर आएँ। बल्कि कुछ एक बोटेनिकल्स हैं, कुछ एक जो आपने कहा कि पुरातन टाइम से लोग उनको यूज़ करते आ रहे हैं, इस तरह के बोटेनिकल्स हैं, ट्राइकोडर्मा से लेके पैचिलियोमाइसिस, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनका यूज़ करके आप बिना उसके भी केमिकल्स के भी आप खेती कर सकते हैं। अब यहाँ जो प्रश्न उठता है, किसान भी जानता है कि ऑर्गेनिक तरीके से या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका प्रयोग करके हम शायद पेस्टिसाइड के प्रयोग से बच सकते हैं, लेकिन चैलेंज कहाँ आता है? चैलेंज किसान की तरफ से ये आता है, पहला कि मेरे खेत के अंदर में अगर कोई कीड़ा लग गया तो मुझे उसका तुरंत निपटान चाहिए, अदरवाइज़ हो सकता है कि 15 से 20 दिन और 1 महीने के अंदर अंदर उसका पूरा खेत जो है वो कीड़ा ख़त्म कर दे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको लेकर के हम यहाँ स्पेशली पर्टिकुलरली नागौर के अंदर में जो बैठे हैं, उसके पीछे की वजह ये है कि यहाँ जो जीरा पैदा हो रहा है, यहाँ जो मेथी पत्ता पैदा हो रहा है, उसके अंदर जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ हैं वो काफ़ी हाई क्वांटिटी के अंदर पाए गए हैं। मैं यहाँ पर जो हमारे दर्शक बैठे हैं, जो शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर जो बैठा हुआ है, उनके भी संज्ञान में ये बात लेकर के आना चाहूँगा कि हमारी सबकी एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि जो जीरा आपका पिछले कई दिनों से, कई सालों से, अगर मैं बनस्पति ये कहूँ 2017 से लगातार ऊंची एक चढ़ाई चढ़ रहा था, मार्केट के अंदर में, इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छी पकड़ बना चुका था, वो अचानक से पिछले साल धराशायी हो गया। धराशायी क्यों हुआ? क्योंकि यूरोपियन मार्केट के अंदर में आपका उगाया हुआ जीरा बैन हो गया। बैन क्यों हुआ? क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड पाया गया। अब वही चीज़ आपके मेथी पत्ता के अंदर भी आ रही है। मेथी पत्ता को लेकर के भी एक संशय पैदा हो रहा है, उसमें भी पेस्टिसाइड की हैवी क्वांटिटी है, जिसको लेकर के एक जागरूकता की आवश्यकता है। अब लेकिन किसान की जो सिरदर्दी है वो तो ये है कि मेरी फसल उगनी चाहिए। अब इससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसको भी नहीं मालूम कि क्या करना है। चैलेंज वहाँ पर आता है जब किसान जो है वो सीधा पेस्टिसाइड की दुकान पर जाता है और उसको कीड़े का नाम बताता है, और दुकानदार जो है अपनी मर्जी से उसको अपना जो भी कह लीजिए कि एक्सपेरिमेंटल तौर के ऊपर पे जो भी उसको सजेस्ट कर देता है। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज। सुरेश जी, मेरा ये मानना है कि हमें जो आपने प्रश्न उठाया, विदेश में हमारी बहुत सारी रिजेक्शंस हुई, हम सब पीड़ित हैं इस बात को लेके। मानक, उनके स्टैंडर्ड्स, हमारे और स्टैंडर्ड्स बहुत कम थे। उससे भी बड़ी मार्केट जो तो आपकी डोमेस्टिक मार्केट थी, जहाँ चेकिंग कम होती है, जहाँ आपकी 80% तक आपकी प्रोडक्शन की खपत हो जाती है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसे इस तरह से केवल एक लेवल पे देखने की आवश्यकता, ऐसा मेरा मानना है, नहीं है। इसे हमें मल्टीपल लेवल्स पे देखना होगा। हमें किसान के लेवल पे बहुत सारे अवेयरनेस कैंप करने होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती करनी है, आपको NPK, क्योंकि कोई भी क्रॉप जो है वो उसी फॉर्म में अब्जॉर्व करेगी। अगर उसको नाइट्रोजन अब्जॉर्व करनी है तो नाइट्रेट करेगा, अमोनिया की तौर पे करेगा, वो FIM में से भी कन्वर्शंस के बाद उसी तौर पे उसको अब्जॉर्व करता है। आज की आवश्यकता ये है कि किसान ये समझे कि नॉर्मल लेवल पे हमें NPK, मान लीजिए यूरिया, कैन और वो सब DAP और वो सब यूज़ करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े लेवल पे करें। उसके बाद जितनी चीज़ें हैं, वो जो आपने कहा कि 15 दिन पहले उसे पता लगता है, उसके लिए भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस हैं। उसके लिए भी ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो ऑर्गेनिक तरीके से काम करते हैं। वो एफिड्स को, उसमें बहुत सारे हैं। क्या वो लेबल्ड हैं? वो ऑर्गेनिक में लेबलिंग की और उसकी बहुत आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।
आप मान के चलें जिस तरह के केमिकल्स की और जिस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ बहुत कुछ आवश्यकता ही नहीं है कि आप किसी पैनल पे जाएं और उनसे उनकी रिकमेंडेशन, नॉर्मली जो CIBRC जिनकी रिकमेंडेशन के बाद आप किसी केमिकल को यूज़ करते हैं, इन सब में उनकी आवश्यकता नहीं होगी। परंतु एक लेवल किसान का है, एक प्रोडक्शन के लेवल पे इस तरह की चीज़ों को मल्टीपल लेवल पे बढ़ाना, इस तरह के बहुत सारे NGOs बने, बहुत सारे हमारे वो एंटरप्रेन्योर्स आगे आएँ जो कि अपने लेवल पे उनको मल्टीप्लाई करें और किसानों को प्रोवाइड करें। और एक पॉलिसी लेवल पे जब हम ये जानते हैं कि नागौर एरिया, जैसलमेर एरिया और बाड़मेर का एरिया सबसे ज़्यादा जीरा बनाता है, कसूरी मेथी बनाता है, तो बहुत आवश्यकता है कि इस तरह की लैब्स बने। भाई क्यों नहीं, आज भी एक भी लैब मेरे को गवर्नमेंट सिस्टम में जो कि क्वालिटी को असेस करे, रेजिडुअल लेवल को असेस करे। भाई हमने इस इंस्टान से जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जिसका नाम है राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र, हमने GAP बनाए जिसे कहते हैं गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अगर आप उन गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इन सारी क्रॉप्स में, किसी भी क्रॉप में अगर आप यूज़ करेंगे तो कहीं किसी तरह के भी आपको पेस्टिसाइड, रेजिडुअल और इस तरह के इश्यूज़ नहीं आएंगे। आवश्यकता है कि उनको आम किसान तक पहुँचे। आवश्यकता है पॉलिसी लेवल पे कि बाड़मेर, जैसलमेर या इस एरिया में इस तरह की लैब्स बने। मैं तो ये भी एडवोकेट कर रहा था और कहीं ना कहीं हमारे माननीय राज्य मंत्री थे भागीरथ चौधरी जी, उनसे मैं मिला था और मैंने कहा क्यों नहीं, हमारा संस्थान आपको एक जगह देगा और आप एक क्वालिटी की लैब, रेजिडुअल की लैब यहाँ भेजें। कोई भी किसान जिसने भी कहीं इस तरह की मेथी, जीरा उगाया है, वो हमारे इधर आए, अपना 100 ग्राम 200 ग्राम का सैंपल टेस्ट करवाए और जो भी नॉमिनल चार्जेस हैं मैं जानता हूँ, और उसके बावजूद वो ले जाए एंड कहीं कोई किसी तरह की रिजेक्शंस नहीं होंगी। बहुत बड़ी मुहिम, हमें ये जानना होगा कि आज ग्रेप्स में बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस नहीं। मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं बहुत कुछ पॉलिटिकल विल उस टाइम पे शरद पवार साहब की रही थी, जब उस टाइम के वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। उन्होंने इस तरह की लैब्स कहीं ना कहीं पूना एरिया में, महाराष्ट्र एरिया में लगवाई और आज कहीं ना कहीं वो रिजेक्शंस मिनिमल है। दूसरी एक और बात मैं आपसे ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि ये केवल एक संस्थान का, क्योंकि हम मिनिस्क्यूल में काम करेंगे, जब तक पॉलिसी मेकर्स का, फार्मर्स का, एंटरप्रेन्योर्स का और सभी का, और अब ये समय शायद आ गया है, हरित क्रांति के बाद वो समय शायद उचित नहीं था कि हम इस तरह के केमिकल्स का यूज़ ना करते, परंतु अब वो समय आ गया है कि हमें सही कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो शायद ये धरती आने वाले सालों में उपयुक्त नहीं रह पाएगी। इसीलिए आज का ये मंच जो है वो रखा गया है कि क्योंकि यहाँ पर सरकारी जो प्रशासन है वो भी मौजूद है और इसके साथ साथ में साइंटिस्ट की टीम मौजूद है, इसके साथ साथ में जो मेन किरदार निभाने वाले हमारे किसान, अन्नदाता, धरतीपुत्र, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके समक्ष में हम ये चर्चा को जारी रखेंगे। वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे, चर्चाओं का सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है।